चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं कितने कैंडिडेट सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश ग्रामर के जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित होते हैं, चाहे उनमें जो ग्रामर का प्रीपोजिशन हो या फिर कंप्लीटली पार्ट ऑफ स्पीचेस हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ही किल्ड 2 बर्ड्स और दिया गया है स्पेस 1 शॉट। तो द राइट आंसर गोज टू इन, एट, विद और फॉर। कोशिश करिए बताने की कौन सा वाला प्रीपोजिशन यहां पर हम फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट हो जाए। ही किल्ड 2 बर्ड्स स्पेस 1 शॉट। चलिए इन 1 शॉट, देखिए इन का मतलब है, इन मतलब विद इन, किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर के लिए हम इन लगाते हैं, तो इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा, है ना। एट हम लगाते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट के लिए, ये भी नहीं होगा। फोर मतलब के लिए लगाते हैं, पर्पस के लिए। यहां पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद। अब यहां लगाएंगे ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 शॉट। 1 शॉट यहां पर जो है ये क्या है, फायर एट गन, यानी कि बंदूक से निकली हुई गोली को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं व्हेनेवर वी यूज एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरीके के यंत्र को, किसी भी तरीके के टूल को जब हम किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, देन वी हैव टू यूज विद। ओके, ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 शॉट। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द फूड स्मेल्स, द फूड स्मेल्स डेलिशियस, डेलिशियसली, ब्यूटीफुली और बैडली। क्वेश्चन नंबर 2 बताने की कोशिश करें। देखिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे यहां पर है क्या है। द फूड ये हमारा सब्जेक्ट है, स्मेल्स क्या है, हमारी वर्ब है। अब ये कैसी वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन। जैसे कि सीम्स होता है, ठीक है ना, साउंड होता है, स्मेल होता है, हियर होता है। जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उनके बाद में हम कभी भी एडवर्ब नहीं लगाते, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब नहीं लगाते। ये सभी क्या है, एडवर्ब हैं, ये नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो हमें याद रखना है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होती हैं उनके बाद में हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। डेलिशियस ये हमारा एडजेक्टिव है। द फूड स्मेल्स डेलिशियस। राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए बन्नी, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, बट चूजिंग ऑप्शन बी आ रहा है तो नोट करना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होती हैं उनके बाद में हम एडजेक्टिव लगाते हैं, न कि एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, प्लीज गेट माई कंप्यूटर। अगेन यहां पर स्पेस दिया गया है। व्हेन यू आर डन विद योर वर्क, तो रिपेयर, रिपेयरिंग, रिपेयर्ड, हैड रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से कोशिश करिए बताने की कौन सा वाला आंसर करेक्ट रहेगा। नो आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग एन ए लिखकर आगे बढ़ते जाएं, जिससे कि मैं आपको आंसर बता दिया करूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लासेस आप तक मिलती रहें। किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज गेट माई कंप्यूटर। अब यहां पर जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस से हमें मतलब समझ में आ रहा है, प्लीज गेट मतलब करवा दो, गेट का मतलब होता है करवा दो। ये एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम यहां पर यूज कर रहे हैं। जैसे गेट होता है, हैव होता है, मेक होता है, गेट, मेक और हैव, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनको हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जब हम कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने लिए करवाते हैं तब हम उनको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं ये कहूं, इस बाल्टी को भरवा दो, ठीक है ना, इस बाल्टी को भरवा दो। गेट दिस बकेट बी फिल्ड, यानी इस बाल्टी को भरवा दो, अपनी फीस जमा करवा दो। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड, क्या करेंगे, रिपेयर्ड।
याद रखिएगा पॉजिटिव वर्ब चाहे ये हो, गेट हो, मेक हो, हैव हो, इनको बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट इनमें हमेशा हमारा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, रिपेयर्ड। ठीक है ना, प्लीज गेट माई कंप्यूटर रिपेयर, कृपया मेरा कंप्यूटर रिपेयर करवा दीजिए। व्हेन यू आर डन विद योर वर्क फ्री, जब आप अपने काम से फ्री हो जाएं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही वॉज एडवाइज्ड, ही वॉज एडवाइज्ड स्पेस द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, उसको सलाह दी जाती है या उसको सलाह दी गई थी, इसके लिए टू नॉट टू अटेंड द सेमिनार, नॉट टू अटेंड सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, या टू नॉट अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, या नॉट टू अटेंडेड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहां पर क्या फिल करेंगे जिससे कि ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, बताइएगा। चलिए शिवम ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, ही वाज एडवाइज्ड, ही वाज एडवाइज्ड। एक बार मुझे बताएं क्या बफरिंग हो रही है? चलिए तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थ घोष ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चो ही वाज एडवाइज्ड, अब यहां पर दिया गया है पैसिव सेंटेंस है एडवाइस, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमें यूज करना है टू नॉट टू अटेंड, टू नॉट टू अटेंड हमारा नहीं होगा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं होगा। नॉट टू अटेंड ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि ये जो है ही वाज एडवाइज टू, अगर मैं ये कर दूं एडवाइज टू अटेंड, उसको सलाह दी गई थी अटेंड करने के लिए, सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो हमारा ये कैसा है, ये अफर्मेटिव इनफाइनेटिव है। और इनफाइनेटिव बेसिकली होता क्या है, 2 + V1, इनफाइनेटिव विद 2 है हमारा। अगर हमें इनफाइनेटिव को निगेटिव करना होता है तो सिंपली इसमें नोट लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं, यानी नोट +2 और V1, तो हमारा जो सीक्वेंस बनता है क्या हो जाएगा, नोट टू अटेंड। उसको सलाह दी गई थी कि वो सेमिनार को बिना प्रिपरेशन के अटेंड ना करे। इनफाइनेटिव को हमेशा नोट यानी निगेटिव बनाने के लिए सिंपली नोट जोड़ देते हैं, ठीक है ना, नोट लगाएंगे और 2 लगाएंगे और जो वर्ब होगी यानी जो इनफाइनेटिव होगा उसको यूज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक, ऑल फेल्ट दैट, ऑल फेल्ट दैट, फिर स्पेस अ चीट। तो यहां पर हम क्या फिल कर सकते हैं, ही वाज अ चीट, ही वर अ चीट, ही हैड बीन अ चीट, या ही हैज बीन अ चीट। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए रेखा कुमारी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इंग्लिश ग्रामर में इतने कमजोर हैं आप लोग, क्या आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश ग्रामर पूछी नहीं जाएगी या आपको कंसेशन दी जाएगी कि आप इंग्लिश ग्रामर मत करिएगा, बताइए। जितने एग्जामिनेशंस को हम तैयार करा रहे हैं, जैसे झारखंड टीजीटी है, EMRS है, ठीक है ना, और आपका जेटेट मेंस है, और यूपी टीजीटी पीजीटी है, क्या इन एग्जामिनेशन में आपको ग्रामर के लिए कंसेशन दे दी जाएगी? ऑफकोर्स नॉट। तो आपको ग्रामर पे एक अच्छी पकड़ रखनी है, नहीं ऐसा ना हो कि जैसा यहां पर हो रहा है वैसा ही एग्जाम में हो जाए। ऑल फेल्ड दैट, अब यहां पर दिया गया अ चीट, ये क्या है, एक नाउन के तरीके से यूज किया गया है, तो वाज, ही वाज अ चीट नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ही वाज अ चीटर हो सकता था तो ठीक था, ऐसे ही ये भी नहीं होगा। अब यहां पर ही हैज बीन भी नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, ये जो वर्ब है ये हमारी पास्ट की है, ये जो वर्ब है हमारी किसकी है, ये पास्ट की वर्ब है। अब पास्ट की वर्ब में हम यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट है। ही फेल्ट, ऑल फेल्ट दैट, सबको लगा ही हैड बीन अ चीट, कि वह सबको धोखा दे गया। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलेंगे। आफ्टर माई फ्रेंड ब्रोक द स्कूल विंडो, माई पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट, बताइएगा यहां पर क्या इंप्रूव करेंगे हम पे के लिए, टू पे करेंगे, ठीक है ना, टू बीइंग पेड करेंगे, टू पेइंग करेंगे, या नो इंप्रूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है हमारा, कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए
यशराज कुमार, ऑप्शन सी आ रहा है सुनील कुमार, गुड इवनिंग सुनील, शिवम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर दिया गया मेड, ठीक है ना। कुछ वर्ब होती हैं जैसे मेक, बिड, शी, हियर, ठीक है ना। इस तरीके की जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है वो, तो इनके साथ में जो इनफाइनेटिव लगाते हैं वो बेयर इनफाइनेटिव होता है। बेसिकली इनफिनेटिव के साथ में टू लगाते हैं, यानी 2+V1 होता है, 2+V1 होता है। मगर ये कुछ वर्ब है मेक, बिड, सी, हियर, ठीक है ना। इस तरीके की वर्ब के साथ में जो इनफाइनेटिव होता है वो बेयर इनफाइनेटिव यानी कि विदाउट टू यूज करते हैं। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। वैसे तो जनरली सभी वर्ब के साथ में इनफाइनेटिव विद टू का यूज किया जाता है, बट ये स्पेशली कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में बेयर इनफाइनेटिव का यूज किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेक, बिड, सी, हियर, नीड, डेयर, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, माई पेरेंट्स एनकरेज्ड मी टू, आगे दिया गया है दिस कोर्स, तो डू, डिड, डूइंग, बोथ, बी एंड सी, कौन सा वाला ऑप्शन हम फिल करेंगे यहां पर जिससे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में तो देखिए अभी तक सभी का आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी से किया करें। अभी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिहार, झारखंड, सफारी ऑप्शन भी बता रहे हैं। तो देखिए माई पेरेंट्स एनकरेज मी टू डू, सिंपली टू डू होता है भाई मेरे। टू डू का जो उपयोग होता है किसी ऐसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो भविष्य में होने वाली होती है, बट उसको एडवाइस के तौर पे पहले ही ले लिया जाता है। तो टू डू हमारा सिंपली बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये करेक्ट हो जाएगा टू डू, ठीक है ना। ये इनफाइनेटिव विद टू का इस्तेमाल किया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा और करिए। किस पार्ट में यानी किस फ्रेगमेंट में एरर है। आई कांट हियर यू, प्लीज स्पीक डिस्टिंक्टली, विच टेलीफोन नंबर यू वांट, और लास्ट वन दिया गया है नो एरर। ध्यान से देख लीजिए कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। चलिए गुड इवनिंग संजीव, गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास लेना स्टार्ट कर दो भाई, एग्जामिनेशन आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, अच्छे तरीके से इस प्रॉवर्ब को सुना होगा। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करोगे तब जाके लास्ट में आप कंप्लीट कर पाओगे। तो आई कांट हियर यू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज स्पीक डिस्टिंक्टली, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच टेलीफोन नंबर यू वांट, ये गलत है। अब पूछिए क्यों गलत है, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दिया गया है क्वेश्चन वर्ड। विच टेलीफोन तक तो ठीक था, विच टेलीफोन नंबर तक भी ठीक था। अब यहां पर सब्जेक्ट है यू वांट, तो आपको पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है। तो विच टेलीफोन नंबर, अब सब्जेक्ट क्या है यू, तो अकॉर्डिंग टू यू वी हैव टू पुट डू। विच टेलीफोन नंबर डू यू वांट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेस टू स्पीक बाय द एज ऑफ 3, तो आर लर्निंग, लर्न्स, लर्न, आर लर्नेड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। चलिए तो देखिए यहां पर समझिए, मोस्ट चिल्ड्रन यानी कि ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर बच्चे, अधिकतर जो बच्चे हैं, टू स्पीक यानी बोलना, बाय द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र तक बोलना क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो नहीं हो सकता। मोस्ट बच्चे यानी ज्यादातर बच्चे 3 साल की उम्र तक बोलना सीख रहे हैं, ये नहीं होता है। लर्न्स, अब बच्चे क्या है, बहुत सारे हैं, तो ये भी नहीं होगा। लर्न, दिस इज राइट वन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। एक तरीके से हैबिचुअल सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 3 साल तक बोलना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमारी रखी जाएगी, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सी स्पेस अ प्रेटी ड्रेस टू हर वेडिंग,
तो वियर्स, वियरिंग, वियर और बोर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज करेक्ट टू फिल इन दिस ब्लैंक। कौन सी वाली वर्ब यहां पर करेक्ट होगी फिल करने के लिए, जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बन्नी का आंसर आ गया वियर्स, बिल्कुल। देखिए अगर हम यहां पर वियर्स कर देते हैं, अगर हम यहां पे वियर्स कर देते हैं, इसका मतलब है ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट का बन जाएगा। इस सेंटेंस को देखने के बाद में कि आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, सी वियर्स अ प्रेटी ड्रेस टू हर वेडिंग, वह अपनी वेडिंग पर एक अच्छी सुंदर ड्रेस पहनती है। तो क्या उसकी वेडिंग बार बार होती है, होती रहती है? तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस है, ये नहीं होगा। सी वियरिंग, अगर हम वियरिंग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें यहां पे लगानी पड़ेगी इज, एम, आर इसके पहले, तो ये भी नहीं होगा। वियर करेंगे तो सेम प्रॉब्लम है, वही वाली, ठीक है ना। और वो दिस इज राइट वन, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक होती है वियर, इसके बाद में वो, और फिर क्या होती है वॉर। तो ये सेकंड फॉर्म जो है वो हमारी करेक्ट रहेगी यहां फिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सी वोर अ प्रेटी ड्रेस टू हर वेडिंग, उसने अपनी शादी पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रोजी, फिर दिया गया है ब्लैंक, द रूम, शी और अगेन ब्लैंक द फ्लोर। तो यहां पर हम किस ऑप्शंस को फिल करेंगे जिससे सेंटेंस करेक्ट रहे? टाइडीड अप, वॉशेस, ठीक है, और टाइडियस अप और हैज वॉश्ड, हैड टाइडियड अप और वॉश्ड, या पर हैज टाइडियड अप और वॉश्ड। कौन सा वाला पेयर जो है यहां पर करेक्ट रहेगा इस सेंटेंस को फिल करने के लिए? आफ्टर रोजी स्पेस द रूम, सी फिर स्पेस द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 11 बताना सभी लोगों को। चलिए हमारी सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, कोई बात नहीं है, चेक कर लीजिए। हम देखते हैं आफ्टर रोजी द रूम। अब यहां पर तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या भरें और क्या ना भरें, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का टेंस क्या है ये हमें ऑप्शंस पर बेस्ड होकर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस को देख लीजिए। टाइडियड अप दिया है, पास्ट की है, यहां पर प्रेजेंट की है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। टाइडियस अप प्रेजेंट की है और ये हैड वॉश्ड है, ठीक है। आफ्टर रोजी टाइडियस, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हेड टाइड अप और वॉश्ड, दिस वन करेक्ट, यानी कि यहां पर यह हेड टाइड अप और वॉश्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये हमारा सेंटेंस है और ये इसके फ्रेगमेंट है। यू शुड हैव रेस्पॉन्ड और दिया गया टू माई क्वेरी और दिया गया है सूनर। इनमें से कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जो गलत है? ऑप्शंस हैं सूनर, टू माई क्वेरी, हैव रेस्पॉन्ड और यू शुड। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है सभी को कौन सा वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बनानी, बिहार, झारखंड, सफारी ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो चेक कर लीजिए। यू शुड हैव, अगर हमारा इस तरीके का वर्ब फॉर्मेशन है शुड प्लस हैव, तो यहां पर जो वर्ब होगी वो कौन सी होती है? V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो शुड हैव रेस्पॉन्ड यहां पर हो जाना चाहिए रेस्पॉन्डेड, रेस्पॉन्डेड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा हैव रेस्पॉन्डेड। ये हमारा एरर पार्ट है, दिस इज वन करेक्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यू शुड हैव रेस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर, तुमको और जल्दी मेरी क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस हमारा ये है, विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आर यू वॉचिंग, नो अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड, वर यू वॉचिंग और डिड यू वॉच। बताइएगा, इसको हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो किससे ये इंप्रूव होगा बताना सभी को। तो विच मूवी हैव यू वॉच्ड, अब यहां देखेंगे हम हैव यू वॉच्ड, हैव यू वॉच्ड, तो ये तो ठीक था, वैसे तो ठीक था। विच मूवी हैव यू वॉच्ड,
ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। अब यहां पर देखना ये समस्या है, ये हमारा किसका है, ये पास्ट का टेंस है, ये हमारा पास्ट का टेंस है और हमें इंप्रूवमेंट यहां करना है। तो पास्ट के टेंस के लिए पास्ट की हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हैव की जगह पर हमें करना है ऑप्शन ए हटाइए, ये हटाइए और डिड भी हटा दीजिए क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना नहीं है इस जगह पर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। विच मूवी वर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। तुम टीवी पर कौन सी मूवी देख रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। जल्दी जल्दी से बता देना सभी को ये कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। फटाफट फटाफट बताइएगा। 14th ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, शी हैड और दिया है कंप्लीटेड। किसी भी टेंस में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो वो टेंस हमारा कौन सा होगा, पास्ट टेंस आया होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से बहुत ही सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल सीटेड इन ऑफिस। ये इसके कुछ फ्रेगमेंटेड है। इन ऑफिस द स्टाफ टू मेंटेन और इज बीइंग एडवाइज, इज बीइंग एडवाइज। चलिए रचना ऑप्शन डी आ रहा है, बनानी ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी। अब पूछिए क्यों गलत नहीं है। हमने सही बनाने की कोशिश की थी, इज बीइंग एडवाइज बनाने की कोशिश की थी, बट ये सही बन नहीं पाया क्योंकि हमें यहाँ पे डी जोड़ना था और हमने डी जोड़ नहीं पाया। अब जाकर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहा है। ठीक है ना, ये पैसिव सेंटेंस है जिसमें इज प्लस बीइंग, ठीक है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एडवाइज की जगह पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एवरी स्टूडेंट हैव स्टडीड इंग्लिश विद अ नेटिव स्पीकर फॉर एटलीस्ट 2 years। फ्रेगमेंट ये है, दिया गया है एवरी, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, हैव स्टडीड इनकरेक्ट है, या नेटिव स्पीकर इनकरेक्ट है, या एटलीस्ट इनकरेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, बताइएगा। इस सेंटेंस में कौन सा वाला ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, बताएं। तो दिया गया है एवरी। अगर किसी सेंटेंस में एवरी प्लस नाउन, कोई भी नाउन हो तो उसके साथ में जो वर्ब लगती है वो हमारी कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। यहां पर देखिए एवरी, तो यानी मैंने इनकरेक्ट नहीं लिखा है, एवरी ऑप्शन सही नहीं है। हैव स्टडीड ये सही नहीं है, और नेटिव स्पीकर ये सही नहीं है। कहां है, एवरी स्टूडेंट हैव, तो एवरी स्टूडेंट हैव स्टडीड, तो हैव की जगह पर हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैव प्लुरल है, हैव को हटाकर हैज लगा देंगे। ठीक है ना, यहां पर मैंने हैज करने की कोशिश की थी बट ये गलती से हैव हो गया है। एवरी स्टूडेंट हैज स्टडीड, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अब हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है ना, हैज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक व्हेन द फोन स्पेस रमेश हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो इज रिंगिंग, रिंग्स, रैंग और हैड रंग। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा जिसे हम फिल कर सकते हैं, बताइएगा। तो व्हेन द फोन
स्पेस रमेश हैड बीन राइटिंग। अब यहाँ पर पास्ट है, हैड बीन राइटिंग, ठीक है ना, पास्ट का टेंस है, तो इज रिंगिंग करेंगे नहीं, ठीक है ना, रिंग्स करेंगे नहीं, रैंग हैड रैंग, व्हेन द फोन रैंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। कैसे करेक्ट रहेगा? सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो दिया गया है द ब्रेड एंड बटर ऑफ दीज मैन आर एट स्टेक। तो कौन सा वाला पोर्शन इनकरेक्ट है? ब्रेड एंड बटर ऑफ आर और स्टेक। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा वाला पोर्शन इनमें से गलत है सेंटेंस का? ब्रेड एंड बटर होता है, ठीक है ना, हॉर्स एंड कैरेज होता है, ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। द ब्रेड एंड बटर ऑफ दीज मैन आर एट स्टेक की जगह पर क्या हो जाएगा? इज, यानी जो खाना पानी है इन लोगों का वो खतरे में है। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, इसकी जगह पर इज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद दीज सब्जेक्ट। तो द काउ एज वेल एज द हॉर्स, द काउ एज वेल एज द हॉर्स, फिर दिया गया है स्पेस ऑन द ग्रास। तो कौन सा वाला वर्ब यहां पे फिल कर सकते हैं? फीड, ग्रेजिंग, इज फीडिंग और आर ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, खुशबू कुमारी, रेखा कुमारी, इज आ रहा है, शिवम ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए द काउ, कोई सोचने पहचानने की जरूरत ही नहीं है। क्या दिया गया? द काउ, सब्जेक्ट या इसका द काउ। जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो सब्जेक्ट पहला वाला नाउन कंसीडर किया जाता है। द काउ के साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब फीड हम अकेले लगा नहीं सकते क्योंकि फीड के साथ में यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी लगनी पड़ेगी, तो वो है नहीं है, तो इसको हटाइए। सेम हियर यहां पर भी नहीं है। अब आर ईटिंग होगा नहीं क्योंकि ये प्लुरल है। केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, इज फीडिंग। द काउ एज वेल एज द हॉर्स इज फीडिंग ऑन द ग्रास। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो दिया गया वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड टू विजिट नासा, ठीक है ना, तो कौन सा वाला पोर्शन इनकरेक्ट है? वन ऑफ स्टूडेंट्स वर और टू विजिट। क्वेश्चन नंबर 20 में बताएंगे कौन सा वाला फ्रेगमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा वाला फ्रेगमेंट इनकरेक्ट है सेंटेंस में जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। बताइएगा 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? वर और वाज। सुनील कुमार ऑप्शन ए आ रहा है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना भैया। जिन लोगों को जरूरत है उन सभी के पास में वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी सेंटेंस में वन ऑफ द, अब देखिए ये हमें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर ये सिंपल सेंटेंस है उस कंडीशन पे वन ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्ब होती है हमारी वो सिंगुलर ही रहती है, ठीक है ना। वन ऑफ प्लस प्लुरल नाउन, वन ऑफ प्लस प्लुरल नाउन, तो प्लुरल नाउन भले ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है और इसके लिए लगाया गया है वर्ब, तो यहां पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वाज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस मोर लीजर एज वेल एज एन अबंडेंस, मतलब प्रचुर मात्रा में, ऑफ गुड्स आर अटेनेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य, थ्रो ऑटोमेशन, मतलब स्वचलन, स्वचलन का मतलब स्वतः किसी काम को करना, स्वचलन मतलब स्वतः किसी काम का कार्यान्वयन करना, और दिया गया है नो एरर। तो मोर लीजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, लास्ट में दिया गया है नो एरर। इसमें से कौन सा वाला पार्ट ऐसा है सेंटेंस का जो कैसा है? एरर है। कोशिश करिए बताने की, बहुत ही इजी सेंटेंस है।
बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए, अपर्णा ऑप्शन बी आ रहा है, पार्थ घोष ऑप्शन बी बता रहे हैं, शिवम ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। तो अभी अभी हमने बताया था, दिया गया है एज वेल एज, दिया है ना। जब दो नाउन किसी सेंटेंस में एज वेल एज से जुड़े हो तो सब्जेक्ट हमेशा पहला वाला रहता है। तो मोर लेजर ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर कंसीडर की जाएगी, सिंगुलर नाउन। और जो सिंगुलर नाउन है उसके लिए क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, एज वेल एज के बाद में कुछ भी आ जाए उसका कोई मैटर नहीं रहता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर लीजर एज वेल एज एन अबोडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल। तो यहां जो आर दिया गया है, आर को हटाकर हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा वाला हमारा करेक्ट रहेगा, बी, ये हमारा आंसर रहेगा। मोर लीजर का मतलब अधिक आराम, अधिक आराम और अधिक सामान प्राप्त किया जा सकता है, किससे, स्वचलन से। मतलब अपना कोई काम शुरू कर लो तो अधिक सामान भी मिलेगा और अधिक आराम भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक द किड्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स, द किड्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। दिया गया है खाली जगह और पूछा जा रहा है मिसिंग। तो आर, हैव, इज और हैज, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 तीनों एक ही पैटर्न पर आधारित है। आप लोगों को बड़ी आसानी होगी बताने में। तो संजीव आर बता रहे हैं, रचना, पूजा शर्मा इज अटेनेबल। जी हाँ, इज अटेनेबल तो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसको चेक कर लीजिए। अगेन हमारे पास क्या है, एज वेल एज। मैंने अभी बताया था कि एज वेल एज में जो पहला नाउन होगा वही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, यही हमारा सब्जेक्ट है। अभी कैसा है, द किड्स, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, प्लुरल नाउन है। कैसा है, प्लुरल नाउन। तो इसके साथ में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लुरल वर्ब होगी। क्या है, द किड्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर मिसिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर हम हैव मिसिंग करेंगे तो नहीं होगा, इज मिसिंग होगा नहीं और हैज मिसिंग होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक गोवा इज स्पेस ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। तो क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, एन ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल या नो आर्टिकल। फटाफट फटाफट बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। शी बता रहे हैं, तो चेक कर लीजिए क्या दिया गया है, गोवा इज, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टेट। तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो रही है, ए लगाएंगे, नो डाउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो क्या करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, या इसमें नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 24 फिल करना है, कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में धोखा मत खा जाना, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल लिखा हुआ है, बेसिकली हमको सिखाया गया था बचपन में कि किसी वर्ड में ए ई आई ओ यू का साउंड निकले तो हम उसके सामने एन का यूज कर देते हैं। बट वर्ड में साउंड निकलने की बात हो रही है ना, कि अक्षर होने की, लेटर होने की बात नहीं हो रही है। लेटर भले ही हमारा वोवल हो ए ई आई ओ यू, बट उसका जो साउंड और प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा निकलना चाहिए, वो वोवल का होना चाहिए। तो यहाँ पर यू है, इसका जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, यू, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक, इंग्लिश हैज बिकम स्पेस कॉमन लैंग्वेज अमॉन्ग द पीपल। तो बताएंगे इसमें कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा, अ कॉमन लैंग्वेज, एंड कॉमन लैंग्वेज, द कॉमन लैंग्वेज या नो आर्टिकल। फटाफट फटाफट बताते जाइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट रहेगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, सुनील ऑप्शन ए बता रहे, रेखा, रचना, सभी लोग बताएंगे 25 ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अगेन हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, कॉमन लैंग्वेज, अ कॉमन लैंग्वेज। हम इसके सामने दा कब लगा सकते थे, जब ये कॉमन लैंग्वेज बार बार रेफरेंस की जाए, एक सेंटेंस में आने के बाद में फिर दोबारा से किसी सेंटेंस में आ जाए, तो हम इस ए कॉमन की जगह पे दा कॉमन का इस्तेमाल करते। बट क्योंकि यहां पर पहली बार आया है ए कॉमन लैंग्वेज, तो हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, चूज द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड।
दिया गया दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ बोट्स, तो क्या करेंगे, कौन सा इसका सिनोनियम है, शेल्टर, स्केयर, एडिकेट और रेक्विसाइट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त, मतलब कुछ चीज जो काम करने के लायक हो, जिससे काम चल जाए। शेल्टर आप लोग जानते हैं, किसी की शरण में जाना। स्केयर मतलब डरना या डराना। एडिकेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, दैट इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। रेक्विसाइट का मतलब होता है आपका जो अपेक्षित हो, क्या हो, अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा की जाए, अपेक्षित। बट ये इसका परफेक्ट सिनोनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट सिनोनियम है। एडिकेट यानी प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। जब प्रचुर मात्रा में होगा तो सफिशिएंट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चूज द सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। द टेम्पटेशन टू ईट सुगेरी फूड शुड बी अवॉइडेड। तो टेम्पटेशन का जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा, हेट्रेड, कॉशन, एंटाइसमेंट और रिपल्सन। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, नो आंसर, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन देना, क्या होता है, प्रलोभन बोल सकते हैं, लालच बोल सकते हैं, ललचाना, ठीक है ना। अब इसके लिए सिनोनियम यूज कौन सा करेंगे, हेट्रेड मतलब घृणा, कॉशन का मतलब होता है सावधानी बरतना, एंटिसमेंट ये हमारा होता है प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट सिनोनियम टू द वर्ड टेम्पटेशन। रिपल्सन अगेन इसका मतलब भी घृणा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है टेम्पटेशन का सिनोनियम। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। द टीम लीडर ब्रोक द आइस। द टीम लीडर ब्रोक द आइस बाई इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। तो यहां पर ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ब्रोक द आइस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ब्रेक अ पीस ऑफ आइस, टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू टेक फुल कंट्रोल या स्टार्ट गिविंग ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 28 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। तो टू ब्रेक अ पीस ऑफ आइस मतलब एक बर्फ का टुकड़ा तोड़ना, इसका मतलब नहीं होता है। टू मेक समवन कंफर्टेबल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, टू मेक समवन कंफर्टेबल मतलब एक ऐसी कंडीशन को समाप्त कर देना जिसमें लोग ऑकवर्ड हो, ऑकवर्डनेस फील कर रहे हो, ठीक है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन यानी बातचीत स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, टू बातचीत स्टार्ट कर देना, या फिर टू फिनिश द ऑकवर्ड कंडीशन, ऑकवर्ड कंडीशन को समाप्त कर देना। जब बातचीत होगी तभी तो ऑकवर्डनेस खत्म होगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर यही है, टू मेक समवन कंफर्टेबल। जब बातचीत स्टार्ट हो जाती है तो कंफर्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। देयर वर नॉट सो मैनी कैंडिडेट्स एज, फिर दिया गया स्पेस नीडेड, बताइएगा। इट नीडेड, वर नीडेड, वाज नीडेड और आर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट क्या हो जाएगा, चलिए इट आ रहा है, इट क्यों आ जाएगा भाई, अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूंगा इट नीडेड, इट नीडेड कैसे हो जाएगा बताइएगा। कैंडिडेट एज इट नीडेड, अब इट देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब जो एक्टिव वॉइस होता है वो हो जाएगा, एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इट लगा देंगे, इट नीडेड मतलब इट नीडेड, इसको आवश्यकता थी, इट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको आवश्यकता थी, ये हो जाएगा, इसलिए इट नहीं हो सकता, ठीक है ना। कैंडिडेट एज वर नीडेड, अब कैंडिडेट के लिए एज वर नीडेड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, एज वाज नीडेड, ये हमारा आंसर सही रहेगा। अब क्यों सही रहेगा उसको समझ लीजिए, उसका रीजन क्या है, मैंने आपको एक पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था।
कि यहां पर चाहे कुछ भी हो, देयर वर नॉट सो मैनी कैंडी, यहां पर चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉन लिविंग हो या कैसी भी चीज हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां दिया है एज, अब एज के बाद में इस कंडीशन पे जो आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एज इट, और दिया है इट के बाद में हमारा जो वर्ब लगता है सिंगुलर लगता है, एज इट वाज नीडेड। इट जो है वो साइलेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, इट जो है वो हमारा छुपा हुआ रहता है, और इट के साथ में जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। तो इस कारण से यहां पर जो वर्ब है वो केवल यही फिल की जाएगी, वाज, ठीक है। इट नहीं लगाएंगे, इट नहीं लगाएंगे, अगर इट के साथ में वाज होता तो लग सकता था, तो हमें केवल वाज का यूज करना है, इट का यूज यहां पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आफ्टर गोइंग फॉर ट्यूशन राहुल बिकम द डार्क हॉर्स, बिकम द डार्क हॉर्स ऑफ हिज क्लास। द डार्क हॉर्स मीन टू से समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। कभी कभी देखा होगा कि रेस में 50-60 आदमी काम कर रहे हैं, कंपटीशन में है, एक ऐसा व्यक्ति जीत जाए जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो, उसी को हम बोलेंगे डार्क हॉर्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए